ओके स्टूडेंट्स, अमोनिया क्लास 10 चैप्टर 9 की सीरीज में अब हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्रियल वर्ड का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है ऑन लार्ज स्केल। मतलब आपको जब ज़्यादा अमाउंट बनाना हो अमोनिया का, तो अमोनिया की ज़्यादा अमाउंट बनाने के लिए आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से तो आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगा अमोनिया का। तो इंडस्ट्री में अमोनिया को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं डेट इज हावर्स प्रोसेस। ये नाम भी आता है एग्जाम्स में, नेम द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो नेम आएगा तो आप लिखोगे हावर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हावर्स प्रोसेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज हाबर प्रोसेस। तो देखो, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है हाबर प्रोसेस का। ये फ्लो चार्ट भी आपको एग्जाम में बना के आना होता है। तो सबसे पहले हाबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ड्राई नाइट्रोजन, मतलब N2 नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए। इट शुड बी ड्राई, क्योंकि आपको पता है अगर मॉइस्चर होगा तो फिर फर्दर जब आप रिएक्शन कराओगे तो वो रिएक्शन उस तरीके से नहीं हो पाएगी जिस तरीके से हमें चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस मस्ट बी ड्राई। और हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस, इट शुड ऑल्सो बी ड्राई। ये भी ड्राई होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, मैंने कुछ लिख रखा है 1 वॉल्यूम एंड 3 वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप नाइट्रोजन गैस 1 वॉल्यूम ले रहे हो तो आपको हाइड्रोजन गैस 3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि N2 और H2 का जो रेशो है इट मस्ट बी 1:3। 1 का मतलब अगर आप 1 लीटर क्या ले रहे हो, अगर आप 1 लीटर नाइट्रोजन ले रहे हो तो आपको 3 लीटर क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन। अगर आप 100 लीटर नाइट्रोजन ले रहे हो तो आपको 300 लीटर क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन। तो जितना भी नाइट्रोजन गैस हम यूज़ कर रहे हैं उसका 3 टाइम्स आपको क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा, तब आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो हमने ड्राई नाइट्रोजन ली, ड्राई हाइड्रोजन ली। इसका मतलब ये हुआ कि हाबर प्रोसेस के लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होती है। इट मस्ट बी इन ड्राई फॉर्म। और कैसी फॉर्म में होनी चाहिए? ड्राई फॉर्म में होनी चाहिए। जबकि अगर मैं रिकॉल कराऊँ जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ी थी। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे? स्लैगलाइन था और अमोनियम क्लोराइड था। जबकि हाबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके कहाँ डाल देते हैं? कंप्रेशन पंप में। कंप्रेस करने का मतलब आपको पता है प्रेशर अप्लाई करना किसी चीज़ में। तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये प्रेशर होता है अबाउट 200 से 900 ATM। ATM का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 200 से लेकर 900 तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक सिलेंडर है, इस ये मतलब कंप्रेशन पंप है। इस कंप्रेशन पंप के अंदर आपने नाइट्रोजन गैस डाल दी और हाइड्रोजन गैस डाल दी। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगी, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे होंगे? बहुत दूर दूर। हमने 6th 7th या 5th क्लास में पढ़ा है कि जो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल भी उस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत दूर दूर होंगे। लेकिन जब तक ये मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है? इन मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना होता है। इन मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो जैसे स्पंज का एग्जाम्पल पता है, उसको दबाते हैं तो जो स्पंज होता है वो पास में आ जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है। ऐसे हम क्या करते हैं? ऊपर से प्रेशर लगाते हैं अबाउट 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को अप्लाई करने से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं। मैंने ये नहीं बोला रिएक्ट करने लग जाते हैं, बस आपस में थोड़ा पास पास आ जाते हैं। तो कंप्रेशन का मतलब होता है कि प्रेशर अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स को पास लाना। तो कंप्रेशन पंप का क्या रोल है यहाँ पे? कंप्रेशन पंप में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे 200 से 900 तक का टेम्परेचर नहीं सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे जो मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के दैट विल कम क्लोजर, वो क्लोजर आ जाएंगे। अब हमने क्या क्या कर लिया? हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ले ली, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, और उसे कंप्रेशन पंप में डाल दिया और उसको प्रेशराइज करा के मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आए। अब उस जो मिक्सचर ऑफ गैस है अब क्या बन गया? अगर आप एक बात सोच के देखो तो कंप्रेशन पंप में डालने से पहले नाइट्रोजन गैस अलग सिलेंडर में फिल थी और हाइड्रोजन गैस अलग सिलेंडर में फिल थी। लेकिन इस टाइम पे कंप्रेशन पंप के अंदर क्या होगा? मिक्सचर होगा किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का। लेकिन वो अभी रिएक्शन नहीं हुई है उसके बीच में, बस वो मॉलिक्यूल्स उनके कम क्लोजर आ चुके हैं। तो कंप्रेशन पंप के बाद हम क्या करेंगे? उस मिक्सचर को पास करेंगे सोडा लाइम टावर। सोडा मतलब क्या होता है? सोडा मतलब NaOH। सोडा का मतलब होता है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइम, यहाँ पे लाइम का मतलब क्या होता है? CO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो सोडा NaOH और लाइम मतलब CO।
सोडा लाइम टावर से पास करते हैं इस मिक्सचर को। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर इफ इन केस गलती से भी कोई मॉइस्चर या फिर CO2 की इम्प्योरिटी इसके अंदर आ गई हो, अगर मान लो गलती से थोड़े बहुत मॉइस्चर आ गया या फिर CO2 गैस किसके अंदर आ गई, इस N2 और H2 के मिक्सचर के अंदर आ गई हो, तो उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कौन करेगा, सोडा लाइम टावर। ये सोडा और लाइम इस CO2 गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सोडा लाइम टावर, टू एब्जॉर्ब CO2 एंड मॉइस्चर इफ इट इज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप सोडा लाइम टावर से पास करोगे तो आपकी गैस उससे रिएक्शन तो वैसे भी नहीं करेगी। तो सोडा लाइम टावर का काम केवल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, वो भी किस टाइप की इम्प्योरिटीज को, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर की इम्प्योरिटी। फिर सोडा लाइम टावर से पास करने के बाद जो आपका मिक्सचर होगा वो 100% ड्राई होगा। अब वो रेडी है रिएक्शन करने के लिए, तो हम उसे पास करते हैं कैटालिटिक चैम्बर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है क्योंकि इसी चैम्बर में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटालिटिक चैम्बर। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कैटालिटिक चैम्बर में क्या क्या होता है। कैटालिटिक चैम्बर में रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है मैंने, N2 + 3H2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे N2 के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, और H2 के आगे 3 लिखा है, मतलब इसके कितने वॉल्यूम आपने यूज करे, 3 वॉल्यूम। तो जितना आपने N2 यूज किया है उसका थ्राइस आप क्या यूज करते हो, हाइड्रोजन। तो N2 + 3H2 गिव्स, यहाँ पे मैंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, गिव्स 2NH3। कौन सी गैस मिलके कौन सी गैस बनाते हैं, NH3 अमोनिया गैस बनाते हैं। और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है 22.4 किलो कैलोरी। KCl का मतलब क्या है, यहाँ पे KCal का मतलब है किलो कैलोरी। तो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इसे बोलते हैं हीट एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, जो बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने पे हीट बाहर निकल रही है। तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। वो भी कैसी, हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किलो कैलोरी 22.4 किलो कैलोरी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है। तो N2 और 3H2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज नियरली इक्वल्स टू 22.4 किलो कैलोरी वो बाहर निकलती है। सो द रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, तो आप देखो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। 200 से 900 ATM प्रेशर, मतलब इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए आपको जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है वो कितना होता है, 200 to 900 ATM प्रेशर। अब Fe क्या है, MO क्या है और ये टेम्परेचर क्या है, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। कैटालिटिक चैम्बर के अंदर हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, व्हाट आर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा इंक्रीज करेगा और नेगेटिव कैटलिस्ट हमेशा डिक्रीज करेगा। अभी आपका होमवर्क है कि आप खुद पता करोगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स फाइंड आउट करो जहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज होता है और जहां पे नेगेटिव कैटलिस्ट यूज होता है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जनरली दोनों काम करते हैं, बट जनरली क्या करते हैं, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हमारे को रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है, तो हम किसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन को। तो इन हाबर्स प्रोसेस आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। कौन यूज होता है कैटलिस्ट की तरह, आयरन यूज होता है। अच्छा, उसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है पिसा हुआ, चॉप किया हुआ, जिसको आपने पीस रखा हो। तो हम आयरन के बड़े बड़े पीसेस नहीं लेते, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं और उस आयरन को पीस करके हम यूज करते हैं रिएक्शन के अंदर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फाइनली डिवाइडेड, उसको इतना फाइनली मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेस में उसे चॉप कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज फाइनली डिवाइडेड करने से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रिएक्शन का रेट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट, वो भी कैसा आयरन, फाइनली डिवाइडेड मतलब पिसा हुआ। और वाई इट इज फाइनली डिवाइडेड, बिकॉज इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ आयरन ड्यू टू विच द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। अब दूसरा पार्ट है कि प्रमोटर। अब ये प्रमोटर क्या होते हैं, तो आप देखो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हमें डायरेक्टली किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की। अभी प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर डायरेक्टली रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाते, ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। इसको हम एक अच्छे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है विच इज हु इज सिटिंग इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट अगर क्लासरूम में बैठा है
तो उस क्लासरूम में उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब हो गया उसके जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का अगर एक स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसको उसकी रिजल्ट के रेट को अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्लास टीचर या फिर टीचर, इन शॉर्ट टीचर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो स्टूडेंट के रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, रिजल्ट के रेट को बढ़ाने के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है। तो टीचर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ पे टीचर के रोल को कैटलिस्ट बोल सकते हैं कि टीचर यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह, क्योंकि वो उसका पेपर नहीं लिख सकता, मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, बट रिएक्शन के रेट को तो बढ़ा सकता है, अपनी एफर्ट से उसके रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकता है। तो कैटलिस्ट भी वही होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। अब टीचर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है? जो भी मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल है, जो भी है, तो वो जो पर्सन होगा वो किसकी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा? टीचर के रिएक्शन के रेट को। तो हम उसको बोल सकते हैं प्रमोटर। तो वो यहाँ पे किसको तरह बिहेव करता है? प्रमोटर की तरह। तो अब हमें यहाँ से कोई डेफिनेशंस शायद क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, वो जो पार्ट नहीं लेते रिएक्शन में, बट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन और या रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर आर द सब्सटेंस विच ऑल्सो डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन बट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी या रेट ऑफ कैटलिस्ट। वो किसके एक्टिविटी रेट को बढ़ाता है? कैटलिस्ट के एक्टिविटी रेट को। एग्जाम्पल के टीचर कैटलिस्ट है और मैनेजमेंट या प्रिंसिपल किसकी तरह बिहेव करेगा? प्रमोटर की तरह। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि कैटलिटिक चैम्बर में जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो आयरन यूज़ करते हैं एंड इट शुड बी फाइनली डिवाइडेड, जिससे सरफेस एरिया बढ़ सके और रिएक्शन का रेट अपने आप बढ़ जाए। और प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो प्रमोटर हम यूज़ करते हैं डेट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इसका सिंबल क्या होता है? एम और स्मॉल ओ। अगर आप एम और स्मॉल ओ, एम के साथ में कैपिटल ओ नहीं आएगा, स्मॉल ओ, तो एम ओ किसका सिंबल होता है? मोलिब्डेनम का। तो मोलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर की तरह यूज होता है। और रिएक्शन के रेट को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल टेम्परेचर आपको चाहिए होता है, इट मस्ट बी 500 और कुछ बुक्स में दे रखा होता है 450 to 500। तो 450 से लेकर 500 तक का टेम्परेचर हमारे को रिक्वायर्ड होता है। तो ये हम तीनों चीज़ें मेंशन करते हैं इस रिएक्शन पे। तो N2 + 3H2 gives 2NH3, a large amount of heat which is nearly equals to 22.4 kilocalorie is released, that is why the reaction is highly exothermic। और हम ऊपर मेंशन कर रहे हैं Fe + MO। Fe + MO का मतलब Fe एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। 450 to 500 क्यों लिखा? इट इज़ अ टेम्परेचर विच शुड बी मेंटेन इन कैटलिटिक चैम्बर। ये सारी चीज़ें आप कहाँ मेंटेन करके रखते हो? कैटलिटिक चैम्बर में। और उससे पहले 200 से 900 atm प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे कि मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको रिएक्शन में एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पे जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेथड यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो आप लिख क्या होगे? हाबर्स प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिएक्टेंट यूज इन द हाबर प्रोसेस। तो रिएक्टेंट क्या होंगे? ड्राई नाइट्रोजन एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1:3 होता है, लेकिन बाय वॉल्यूम होता है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस विच इज टेकन इन हाबर्स प्रोसेस? तो इट इज 1:3। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्रेशन पंप। तो हम लिखेंगे इन कंप्रेशन पंप द प्रेशर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 900 atm इज अप्लाइड सो दैट द गैसेज आर कंप्रेस्ड एंड सो दैट दे कैन ईजिली रिएक्ट इन कैटलिटिक चैम्बर। इसके बाद में वो ईजिली कहाँ पे रिएक्ट कर पाएंगी? कैटलिटिक चैम्बर में रिएक्ट कर पाएंगे। फिर आता है सोडा लाइम टावर। व्हाट इज द रोल ऑफ सोडा लाइम टावर? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इफ इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है कैटलिटिक चैम्बर। तो कैटलिटिक चैम्बर इज अ place where the reaction is कौन सी reaction? N2 + 3H2 give 2NH3 and what is the quantity of heat which is released? 22.4 kilocalorie. Which is the catalyst which is used? Finely divided iron. What is the promoter? Molybdenum. And what is the temperature that must be maintained? It should be 450 to 500 degree Celsius temperature. फिर एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में आता है वो ये है कि हम टेम्परेचर कितना लेते हैं? 450 to 500, लेकिन कुछ टाइम बाद हम टेम्परेचर देना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों? रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए हम 450 से 500 तक का टेम्परेचर दे रहे हैं, बट कुछ टाइम के बाद हम रिएक्शन को
कंडक्ट कराने के लिए टेम्परेचर नहीं देते, बाद में रिएक्शन को अपने आप कंडक्ट होती रहती है रिएक्शन। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको रिएक्शन को इनिशियली स्टार्ट कराने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है 450 to 500, बट एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो उससे जो हीट निकलती है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और वो हीट कितनी है 22.4 किलो कैलोरी, इतनी ज़्यादा हीट है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उससे जो हीट निकल रही है वही हीट को हम यूज़ कर लेते हैं रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराने के लिए। तो हमें अलग से जो पहले इनिशियल हीट दे रहे थे वो देने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में इसका आंसर? टू स्टार्ट द रिएक्शन द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, to start the reaction the heat energy is required, so the temperature is maintained up to 450 to 500 degree Celsius, but once the reaction started का मतलब एक बार अगर reaction start हो गई तो once the reaction started the heat liberate का मतलब जो heat बाहर निकल रही है, the heat liberate is sufficient to maintain the further टेम्परेचर। तो वो जो हीट बाहर निकल रही है वही हीट क्या करती है, फर्दर टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। आपको अलग से टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से देखो दिख भी रहा है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? आपने कैटालिटिक चैम्बर में 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके और अमोनिया गैस की रिएक्शन, वो N2 और H2 की रिएक्शन करा के अमोनिया बना दिया। लेकिन जो अमोनिया बना वो तो टेम्परेचर बहुत हाई है और वो गैस की फॉर्म में है, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, कूल डाउन करना पड़ता है। और कूल डाउन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंडेंसर का। तो कंडेंस करने का मतलब होता है ठंडा करना। आपने एक वर्ड पढ़ रखा होगा 6th क्लास में, जो आप पानी को बॉईल करते हो, पानी के जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हो और आप एक प्लेट लगा देते हो, तो प्लेट लगा देते हो तो प्लेट के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसर का मतलब हो गया कूल डाउन अमोनिया गैस विच इज़ प्रिपेयर्ड इन कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर में जो अमोनिया गैस बनी है उसको हमें क्या करना है, कूल डाउन करना है। तो कूल डाउन करने के बाद जो आपको अमोनिया मिलती है दैट इज लिक्विड अमोनिया। हमने ये वर्ड कल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। लिक्विड का मतलब होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया या फिर अमोनिया गैस पानी की तरह बहने लग जाएगी। लिक्विड का मतलब होता है लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब होता है हाईली कंप्रेस्ड। तो यहाँ से आपको जो अमोनिया गैस मिलती है वो लिक्विड अमोनिया होती है। लिक्विड अमोनिया मतलब लिक्विफाइड अमोनिया which is highly compressed and this type of gas can be easily filled in cylinder। अब क्योंकि ये लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड का मतलब हाईली कंप्रेस्ड है, हाईली कंप्रेस्ड है तो आप इसको इजीली कहाँ पर फिल कर सकते हो, सिलेंडर्स में फिल कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती तो आप एलपीजी का एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब होता है हाईली कंप्रेस्ड। तो आपकी जो एलपीजी गैस जो सिलेंडर में फिल होकर आती है वो लिक्विफाइड होती है। लिक्विफाइड का मतलब हाईली कंप्रेस्ड होती है। सिमिलरली अमोनिया गैस जो कंडेंसर से आपको मिलती है वो अमोनिया गैस जो कंडेंसर से मिलेगी वो भी कैसी होगी, लिक्विफाइड होगी, मतलब हाईली कंप्रेस्ड होगी, जिसको आप इजीली किस में फिल कर सकते हो, सिलेंडर्स में फिल करके सप्लाई कर सकते हो। अब ठंडा करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, तो आप देखो कंडेंसर में आप यूज़ करते हो ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, ये ब्राइन क्या होता है, ब्राइन बिल्कुल आप सही समझ लो, ब्राइन का मतलब होता है एल्कोहल, जिसको आप वाइन भी बोलते हो। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन हम ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इसको ठंडा करने के लिए। तो और एक लास्ट पॉइंट जो इससे रह गया, ऑलमोस्ट हमने हर टाइप का क्वेश्चन वैसे कवर कर लिया है। कंडेंस करने के बाद ऐसा देखो होता ही है कि जो रिएक्शन है ना वो ऐसी नहीं है कि आपने N2 और H2 की रिएक्शन कराई और सारी अमोनिया एक बार में बन गई। आप देखो अगर आपको रिएक्शन को मेज़र करो परसेंटेज में तो केवल 20% N2 और H2 किस में कन्वर्ट हो पाता है, अमोनिया में। मतलब आपने इतना सारा अमाउंट लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का, लेकिन उसमें से केवल 20% किस में कन्वर्ट हो पा रहा है, अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो 20% कन्वर्ट हो पा रहा है तो 80% की जो क्वांटिटी है वो तो यूज़ ही नहीं हो पा रही। तो वो 80% क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। अगर आपने वेस्ट कर दिया तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मार्केट में आपका प्रोडक्ट इतना महंगा बिकेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, रीयूज़ करने के लिए जो बची हुई गैसेज हैं उनको पास करते हैं वापस से कंप्रेशन पंप में। मतलब कंप्रेशन पंप से सोलर लाइन टावर से कैटालिटिक, और कैटालिटिक से कंडेंस करके आपकी अमोनिया बन गई। लेकिन अमोनिया तो 20% बना है, जो 80% गैसेज अनरिएक्टेड रह गई हैं उनका क्या करेंगे, उन गैसेज को वापस से फिर किस में डालते हैं, कंप्रेशन पंप में। तो कंप्रेशन पंप में डालने के लिए हम एक पाइप का यूज़ करते हैं। ये मैंने एरो बना रखा है, ये पाइप है, उस पाइप को बोलते हैं रीसर्कुलेशन पंप। रीसर्कुलेशन पंप, तो रीसर्कुलेशन पंप क्या करता है, रीसर्कुलेशन पंप कंडेंसर से
अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को वापस से डालता है कंप्रेशन पंप में, फिर वापस से वही सोडा लाइम टावर, कैटालिटिक चैम्बर, कंडेंसर, फिर थोड़ा बहुत अमोनिया बन जाएगा, फिर जो अनरिएक्टेड गैस है फिर वापस से वो रिसर्कुलेशन पंप के थ्रू कहाँ जाएंगी, कंप्रेशन में, और तब तक करते रहेंगे जब तक आपको 100% प्रोडक्ट ना मिल जाए। 100% तो खैर नहीं मिल सकता, पर 99% भी अगर आप अचीव कर। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है डेट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अमोनिया की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट पास करो, और डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो हीट पास करने की वजह से अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड थर्मल डिसोसिएशन। तो जब हम अमोनिया गैस पे 500 डिग्री सेल्सियस के अबाउट टेम्परेचर पास करते हैं, ये टेम्परेचर जनरली नॉर्मली मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जब अमोनिया गैस पे 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो अमोनिया गैस थर्मल मतलब हीट की इफेक्ट की वजह से डिसोशिएट हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। किस में ब्रेक हो जाती है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे ये मिलके बनी थी, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो आप बोल सकते हो कि अमोनिया गैस को N2 और H2 को मिला के बना भी सकते हैं और फिर थर्मली इसको डिसोशिएट भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर इट कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस में ब्रेक हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल डिसोसिएशन। क्यों बोला थर्मल डिसोसिएशन? बिकॉज यहाँ पे अमोनिया गैस डिसोशिएट हो रही है विद द हेल्प ऑफ थर्मल मतलब हीट की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंबस्शन। आप सबको पता होगा कंबस्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबस्शन का मतलब होता है बर्न होना। कोई गैस बर्न कब होती है? तो जब वो तब बर्न होगी जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। तो एयर की प्रेजेंस में कंबस्शन होता है हमेशा। तो कंबस्शन, एक बात आप समझना, जो अमोनिया गैस है वो कंबस्टिबल नहीं है, मतलब ना तो कंबस्टिबल है ना कंबस्शन को सपोर्ट करती है। बट फिर भी जब अमोनिया गैस को हम ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में एंटर कराते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर कराने का मतलब क्या हो गया? जब अमोनिया गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराओगे तो ये क्या करती है? नाइट्रोजन गैस बनाती है और साथ में बनता है वाटर। तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और नाइट्रोजन गैस का जो फ्लेम होता है वो क्या होता है? येलो फ्लेम। यहाँ से आपको यही चीज़ें याद रखनी है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? मान लो एग्जाम में रिएक्शन आई, राइट वन रिएक्शन फॉर द कंबस्शन ऑफ अमोनिया। तो हम लिखेंगे अमोनिया विद O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नाइट्रोजन गैस विच बर्न विद येलो फ्लेम। जो कौन से फ्लेम के साथ बर्न होती है? येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो ये हमारी रिएक्शन थी। यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है। कंबस्शन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कैटालिटिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन को ऐड कराएंगे। किसमें? अमोनिया में। तो अमोनिया में ऑक्सीजन ऐड करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में कराना है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब आपको एक चीज़ अगर याद हो तो हमने प्रीवियस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी, इस रिएक्शन में भी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, बट दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है। वहाँ पर आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी डायरेक्टली, वहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था। तो जब आप अमोनिया की रिएक्शन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कराओगे विदाउट यूजिंग एनी कैटलिस्ट, उसको बोलते हैं कंबस्शन। लेकिन अगर आप अमोनिया की रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ में, वो भी किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इज यूज एज अ कैटलिस्ट। और टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस। तो व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट एट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट विल फॉर्म NO। NO का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो क्या बनाएगा ये? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। मतलब मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड बन गया। और NO2 का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देते हैं। फ्यूम्स का मतलब धुआं, जैसे अगरबत्ती का धुआं होता है वैसे फ्यूम्स दिखाई देते हैं ब्राउन कलर के। तो ब्राउन फ्यूम्स किसके फॉर्म होते हैं? NO2 के। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सीधे आता है एग्जाम में। राइट द रिएक्शन फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो अब ये रिएक्शन लिख दोगे, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2 in the presence of platinum as a catalyst and 800 डिग्री सेल्सियस एज अ टेम्परेचर। और फिर फर्दर आप चाहो तो ये रिएक्शन भी दिखा सकते हो। 2NO plus O2 मिलकर 2NO2 बनाएगा विच इज ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 are C।
फिर एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो ये बनता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, फायदा क्या है, क्यों इस रिएक्शन का इतना बेनिफिट है। तो देखो इस रिएक्शन का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से NO2 गैस बन रही है और ये NO2 गैस हेल्प करती है क्या बनाने में, NO2 गैस हेल्प करती है आपको नाइट्रिक एसिड बनाने में। तो आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ओस्टवाल प्रोसेस पढ़ोगे, नाइट्रिक एसिड भी आपके सिलेबस में, तो ओस्टवाल प्रोसेस मैंने एक बार यूज किया ओस्टवाल्स प्रोसेस। तो जब ओस्टवाल जैसे अभी हम हावर प्रोसेस पढ़ा था ऐसे ओस्टवाल प्रोसेस होगा। हावर प्रोसेस अमोनिया के लिए होता है, ओस्टवाल प्रोसेस नाइट्रिक एसिड के लिए होता है। तो ओस्टवाल प्रोसेस में जब आप नाइट्रिक एसिड बनाओगे तो ओस्टवाल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए आपको जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम लिखेंगे दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ओस्टवाल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो आप ओस्टवाल प्रोसेस से बनाते हो तो यही रिएक्शन आप यूज करते हो। तो दो क्वेश्चन पढ़ लिए जो आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है राइट द रिएक्शन फॉर द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तो आप रिएक्शन लिख दोगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम यही रिएक्शन को यूज करते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाली बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का बेसिक नेचर। तो हाउ कैन यू प्रूव दैट अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर, तो या तो हम लिटमस टेस्ट करें, लिटमस टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, अमोनिया रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देगा। लेकिन एक और तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दैट अमोनिया गैस इज एक्सट्रीमली और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जैसे आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक एल्कली होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आपको मिलेंगे दो आयन्स, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और जिसके पास भी ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसका नेचर क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अमोनिया गैस का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। तो इस रिएक्शन, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट वन रिएक्शन टू शो दैट अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर, तो आप क्या कर सकते हो, अमोनिया को वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दोगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। और इस यही हाइड्रोक्साइड आयन है जिसकी वजह से रेड लिटमस सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पे भी मैंने हेडिंग नहीं डाली। अमोनिया का नेचर क्या होता है, बेसिक। और एसिड कैसा होता है, एसिडिक। और यहाँ पे एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर मिलकर क्या बना लेंगे, अपना सॉल्ट बना लेते हैं। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। तो व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद HCl इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन बहुत सिंपल है लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इसका। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट वन केमिकल टेस्ट फॉर अमोनिया गैस। आपको अमोनिया गैस का केमिकल टेस्ट लिखना है। तो केमिकल टेस्ट हम कैसे लिखेंगे, व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद HCl इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, जिसके आपको दिखाई देते हैं वाइट डेंस फ्यूम्स। क्या दिखाई देते हैं, वाइट डेंस फ्यूम। तो वाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी सीन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या देखोगे या क्या स्मेल करोगे, आपका जो सेंसेशन होगा वो उस टाइम पे क्या होगा। तो हमारा क्या पे यहाँ पे क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद HCl। तो व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद HCl द वाइट डेंस फ्यूम, वाइट कलर का धुआं दिखाई देगा, किसका, अमोनियम क्लोराइड का। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अमोनिया की जगह पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। एग्जाम में कैसे आता है, व्हेन अ रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास की रॉड लेंगे क्योंकि आपको पता है ग्लास की रॉड इतनी इजीली रिएक्शन नहीं करती केमिकल्स के साथ में, इसलिए जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको ग्लास की बॉटल या जार में भर के रखते हैं। तो व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपने ग्लास का रॉड लिया, जैसे ये रॉड है इसको डिप कर लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके गीला करके इसको HCl के पास ले जाएंगे। तो HCl के पास जब आप ले जाओगे, गैस जार के पास ले जाओगे जिसमें HCl गैस भरी हुई है, तो आपको वाइट डेंस फ्यूम दिखाई देते हैं, किसके, अमोनियम क्लोराइड के। तो व्हेन अ रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द गैस जार फिल्ड विद HCl, जो गैस जार किससे भरा हुआ है, HCl से फिल्ड है, देन द वाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर सीन। तो आपको अमोनियम क्लोराइड के वाइट डेंस फ्यूम दिखाई देते हैं।
ठीक है, तो ये केमिकल टेस्ट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अमोनिया के साथ में HCl की जगह अगर मैं H2SO4 ले लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया HCl के साथ में अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है, तो H2SO4 के साथ में अमोनियम सल्फेट बनाएगा, लेकिन वो केमिकल टेस्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पे वाइट रेसिड्यू दिखाई नहीं देते। और H2SO4 की जगह HNO3 ले लें तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, तो यानी कि वो सॉल्ट फॉर्म करता है। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ से कि वो सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। अब देखो दूसरा केमिकल टेस्ट भी आप कर सकते हो, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, तो कॉपर सल्फेट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, कॉपर अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसका कलर होता है पेल ब्लू, ये पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, साथ में एक सॉल्ट बनता है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट बनेगा और पेल ब्लू कलर का यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, पेल ब्लू कलर का PPT, ये पेल ब्लू PPT है। तो व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट विल फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज़ ब्लू कलर PPT या पेल ब्लू कलर का PPT फॉर्म करेगा, और साथ में आपको बनता है एक साइड प्रोडक्ट विच इज अमोनियम सल्फेट। ये जो पेल ब्लू PPT होता है ये इनसॉल्युबल है अभी इस टाइम पे, क्योंकि इनसॉल्युबल है तभी तो PPT है। लेकिन अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट बढ़ा दो, तो मैंने क्या ले लिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया और थोड़ा सा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो ये तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसका नाम होता है 4 मतलब टेट्रा, टेट्रा NH3 का मतलब अमाइन, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। अब नाम ऐसे याद रखना, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट बनाता है, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर, साथ में साइड प्रोडक्ट निकलता है वाटर। तो ये जो टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट होता है ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, डीप ब्लू, और ये सॉल्यूशन सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम सल्फेट, सॉल्युबल होता है। तो हमने क्या किया, इनसॉल्युबल PPT को डिसॉल्व करके सॉल्युबल सब्सटेंस बना दिया जो डीप ब्लू कलर का है। तो ये भी केमिकल टेस्ट हो सकता है किसके लिए, अमोनिया गैस के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट की बात करो तो और टेस्ट भी हो सकते हैं, लिटमस टेस्ट हो सकता है, पर वो केमिकल टेस्ट नहीं है, वो लिटमस टेस्ट केमिकल टेस्ट में काउंट नहीं होगा। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अमोनिया की बहुत खास प्रॉपर्टी है, एग्जामिनेशन पॉइंट की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट कैटेलिटिक में लिखा था, एक वेरी इंपॉर्टेंट में यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है हर 2-3 साल बाद। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर आप फोकस कर रहे हो तो देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मतलब मेटल, मेटल का ऑक्साइड ले लिया, तो मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया गैस से कराते हैं तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर देगा, तो ऑक्सीजन को अलग कर देगा तो कॉपर अलग हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहला प्रोडक्ट तो कॉपर बनेगा। तो आप ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करने का काम कौन करता है, अमोनिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, आप बताओ कि एक रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को अलग कर देगा, तो कॉपर यहाँ पर आ गया। अब साथ में देखो होगा क्या, अब कॉपर तो अलग हो गया, अब क्या बचा, अमोनिया गैस बचा और ऑक्सीजन बचा। अब क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, तो एक और प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ चला गया तो नाइट्रोजन तो अकेला रह गया, तो नाइट्रोजन फिर क्या बना लेता है, नाइट्रोजन गैस बना लेता है। तो इस तरीके से आप याद रखना कि व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, तो कॉपर को इसने अलग कर दिया, वाटर बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ में आ गया, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन यहाँ से फ्री हो गया, तो हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, वाटर बना लिया, और N2 अकेला होकर क्या बना लेता है, नाइट्रोजन गैस। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड के अलावा आप ये रिएक्शन लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपर की जगह जिंक ऑक्साइड ले लूँ, तो जिंक ऑक्साइड में से अमोनिया क्या करेगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, और यहाँ पे कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक। बैलेंस आप कर लेना अपने तरीके से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और कौन सी गैस रिलीज होगी, N2। अगर मैं जिंक की जगह लेड ले लूँ, PbO, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, Pb। मतलब मेटल ऑक्साइड में से मेटल को अलग करने का काम कौन करता है, अमोनिया गैस करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला ऐसे, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को अलग करते हैं या फिर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अलग हो रही है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन अलग होती है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, रिडक्शन बोलते हैं उसे, रिडक्शन। और जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अमोनिया गैस इज बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अलग करने में हेल्प आउट कर रही है। मैंने एग्जांपल लिए थे कि जिंक ऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो क्या आएगा, अगर रिकॉल करें तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, जिंक अलग, तो जिंक प्लस हाइड्रोजन वाटर के साथ में ऑक्सीजन के रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, प्लस नाइट्रोजन अकेला रहेगा तो क्या बनाएगा, N2 गैस बनाएगा। सिमिलरली PbO मेटल ऑक्साइड प्लस अमोनिया,
क्या बनाएगा PbO। तो PbO में Pb से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा वाटर के साथ एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। तो Pb प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन अकेला रह गया तो N2 बनाएगा। रिएक्शन मैंने पहले भी लिख रखी थी, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, कॉपर प्लस H2O प्लस N2। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन गैस। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग रिडक्शन, मतलब स्पेलिंग गलत लिख रखी है यहाँ पे, रिडक्शन बाय क्लोरीन। मतलब अमोनिया गैस खुद तो बिहेव कर रहा था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, अब इसका भी कोई रिडक्शन कर रहा है, वो गैस कौन सी है, वो क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस अमोनिया का क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है। ये रिएक्शन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये इस बार भी एग्जाम में आई थी, 2019 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी ये रिएक्शन थी। अब देखो ये रिएक्शन दो तरीके से आती है, आप क्या करने वाले हो, क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया से कराने वाले हो। अब जब क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो आप क्या कर सकते हो, या तो अमोनिया को ज़्यादा लोगे या क्लोरीन को ज़्यादा लोगे, तो दोनों ही केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। मैंने पहला केस लिया है व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, जहाँ अमोनिया की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा। तो जब ज़्यादा अमोनिया दिख भी रहा है, यहाँ से 8 वॉल्यूम लिया है, यहाँ से 1 वॉल्यूम, यहाँ से 8 लीटर, यहाँ से 1 लीटर क्लोरीन ले रखी है। जब अमोनिया ज़्यादा होता है और क्लोरीन कम होता है, तो अमोनिया ज़्यादा है और क्लोरीन कम है, तो सबसे पहले देखो बनेगा क्या, NH3 और Cl मिलकर एक तो NH4Cl बनाते हैं, और साथ में क्योंकि अमोनिया ज़्यादा है तो नाइट्रोजन भी ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। आप याद कैसे रख सकते हो, हिंट क्या है कि दोनों प्रोडक्ट किसके बनते हैं, नाइट्रोजन के। एक तो NH4Cl बनेगा, NH4Cl बनने के बाद क्लोरीन तो यूज़ हो गया, अब क्लोरीन तो खत्म हो गया, अब क्या बचा, केवल नाइट्रोजन बचा, और नाइट्रोजन बचेगा तो क्या बनेगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन जब आप क्लोरीन को एक्सेस में लेते हो, व्हेन क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस, तो क्लोरीन ज़्यादा लेने का मतलब दिख रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 1 लीटर अमोनिया और 3 लीटर क्या ले रहे हो आप, क्लोरीन। एग्जाम्पल है ये, तो NH3 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाएगा, अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो किसके बेसिस पे बनेंगे, क्लोरीन के बेसिस पे। तो एक तो बनता है NCl3, ठीक है, ट्राई, वो नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई मतलब 3, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनेगा, और साथ में बनता है HCl। दोनों ही प्रोडक्ट्स में क्लोरीन गैस इन्वॉल्व होती है, तो ये प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। और लास्ट है हमारा रिएक्शन में CO2। जब हम अमोनिया की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो 150 टेम्परेचर और 150 प्रेशर पे कराते हैं, तो हमारा एक बहुत खास प्रोडक्ट बनता है विच इज NH2CONH2। इसे क्या बोलते हैं, यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बना था। तो अमोनिया की रिएक्शन CO2 से कराने से क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। स्टूडेंट्स अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन सबको पता है, फुब्बारे को हम फाउंटेन बोलते हैं। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया गैस के लिए। पहले मैं अरेंजमेंट बता देती हूँ। ये हमने एक बीकर ले रखा है, इस बीकर में हमने लिटमस सॉल्यूशन लिया है। अब क्योंकि हम अमोनिया गैस की बात कर रहे हैं तो जो लिटमस सॉल्यूशन हमने नीचे लिया होगा वो होगा रेड लिटमस सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन। अब जो रेड लिटमस सॉल्यूशन हमने ले लिया, एक हमने लगाया यहाँ से जेट ट्यूब, ठीक है। ये राउंड बॉटम क्लास, राउंड बॉटम का मतलब जो राउंड भी हो नीचे से कैसा हो, बॉटम, जिसका नेक कैसा हो, बॉटम हो, मतलब बॉटम से जिसका स्ट्रक्चर राउंड हो तो वो राउंड बॉटम क्लास है। हमने क्या कर रखा है, इनिशियल लेवल पे इस राउंड बॉटम क्लास में हमने अमोनिया गैस को फिल कर रखा है। ऐसे ना, ये हमने अमोनिया गैस को फिल कर दिया, मतलब ये गैस फिल्ड है पूरे इसमें। तो हमने क्या फिल कर दी, अमोनिया गैस। तो इस राउंड बॉटम क्लास में अमोनिया गैस फिल्ड है और नीचे बीकर के अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे एक जेट ट्यूब लगी हुई है। जेट ट्यूब कनेक्ट कर रही है बीकर को और राउंड बॉटम फ्लास्क को। इसके साथ में हमने यहाँ पे एक ड्रॉपर अटैच किया है। ये वही ड्रॉपर है जो आप छोटे बच्चों की दवाई के लिए जो ड्रॉपर आता है, जिसको स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं तो जो मेडिसिन होती है, जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये हमने ड्रॉपर अटैच कर दिया। अब मैं कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ जो हमें याद रखने हैं। हमने क्या चीज़ ली है और क्या नहीं ली है। हमने एक बीकर लिया है जिसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन फिल किया है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है जहाँ पे आपने अमोनिया गैस को फिल कर रखा है, और एक ड्रॉपर अटैच किया और एक जेट ट्यूब लगाई है। ड्रॉपर का एक चीज़ ध्यान रखना कि ड्रॉपर के अंदर हम लेते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ड्रॉपर को ऑलरेडी फिल कर लेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर से, तो उसमें कुछ पानी हम ऐड करके रखेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉपर को पानी से भर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। देखो वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आप ड्रॉपर को प्रेस करोगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, प्रेस द ड्रॉपर। जैसे हम ड्रॉपर को प्रेस करेंगे तो जैसे लिक्विड आता है, मेडिसिन आती है,
कफ सिरप वगैरह में ड्रॉपर होता है, आप उसको दबाते हो तो मेडिसिन ऊपर की तरफ आती है। तो सिमिलरली जैसे आप ड्रॉपर को प्रेस करोगे तो ड्रॉपर के अंदर पानी भरा हुआ है, फ्यू मतलब बहुत कम ड्रॉप्स हैं वाटर की। तो जैसे ड्रॉपर को प्रेस करेंगे, जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो कहाँ की तरफ एंटर होगा, वो ड्रॉपर से एंटर होगा राउंड बॉटम फ्लास्क में, और ड्रॉपर से निकल के वो जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो पानी है वो कहाँ पहुँच जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क में पहुँच जाएगा। राउंड बॉटम फ्लास्क में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, अमोनिया गैस, जिसने पूरे के पूरे बॉटम फ्लास्क को कवर कर रखा है। गैस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उनका अमाउंट चाहे कितना भी कम हो, लेकिन जिस बर्तन में या जिस वेसल में आप उन्हें कंटेन करते हो वो उसमें पूरी तरह स्प्रेड हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने जितनी भी अमोनिया गैस यहाँ पे फिल करी है वो पूरी की पूरी अमोनिया गैस इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो जैसे हम ड्रॉपर को प्रेस करेंगे तो जो वाटर के फ्यू ड्रॉप्स हमने लिए थे वो धीरे धीरे इस ट्यूब के अलाउंग क्या होगा, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में एंटर हो जाएगा। तो जैसे ही पानी का एक ड्रॉप इस राउंड बॉटम फ्लास्क में एंटर होगा, ये जितनी भी अमोनिया गैस जो फैली हुई थी राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो सारी की सारी अमोनिया गैस किसमें डिजॉल्व हो जाएगी, इस वाटर के एक ड्रॉप में। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो अमोनिया होती है वो हाईली या एक्सट्रीमली सॉल्युबल होती है किसमें, वाटर में। तो एक ड्रॉप जैसे ही वाटर का या राउंड बॉटम फ्लास्क में पहुंचेगा, ये सारी की सारी अमोनिया गैस जो फैली हुई थी, अभी सारी अमोनिया गैस जो फैली हुई थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, और हट के एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट जो ड्रॉप, जैसे आप मान लो यहाँ पे वाटर है तो वाटर सारे एक ड्रॉप ऑफ वाटर में सारी अमोनिया गैस डिजॉल्व हो जाएगी। अब हुआ क्या, पहले और बाद की कंडीशन को हम एनालाइज करते हैं। ड्रॉपर को प्रेस करने से पहले अब जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो पूरी तरह से फिल था अमोनिया गैस से, लेकिन ड्रॉपर को प्रेस करने के बाद वाटर का अमाउंट एक सिंगल ड्रॉप जैसे इस ड्रॉपर के थ्रू राउंड बॉटम फ्लास्क में पहुंचा, सारी की सारी अमोनिया गैस जो फिल थी वो क्या हो गई, खाली हो गई और एक पॉइंट पे आके फिक्स हो गई, एक पॉइंट पे आके डिजॉल्व हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता चला कि एक ड्रॉप वाटर आती है, पूरा का पूरा राउंड वाटर फ्लास्क खाली हो गया। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट नंबर 1, दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया गैस क्या है, हाईली सॉल्युबल होती है किसमें, वाटर में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट डज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, क्या बताता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द एक्सट्रीम सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किसको बताता है, अमोनिया की एक्सट्रीम सॉल्युबिलिटी को बताता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में ओके, तो अमोनिया गैस की एक्सट्रीम सॉल्युबिलिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या था कि पहले तो जो राउंड बॉटम फ्लास्क था वो पूरी तरह से फिल्ड था। जब कोई चीज़ पूरी तरह से फिल्ड होती है तो उसके अंदर क्या होता है, स्पेस जो होता है खाली नहीं होता। लेकिन अब जब पानी का ड्रॉप राउंड बॉटम फ्लास्क में पहुंच गया तो सारी की सारी अमोनिया गैस क्या होगी, कंप्रेस वर्ड यहाँ पे गलत है, कंप्रेस वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे। सारी की सारी अमोनिया गैस क्या होगी, एक जगह पर आके कलेक्ट होगी, एक प्लेस पे आके कलेक्ट होगी। तो पूरा जो फ्लास्क है जो जिसको मैं यहाँ पे, जिससे मैं अपना हैंड्स जहाँ पे शो कर रही हूँ, ये सारी जगह क्या खाली पड़ी हुई। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आ जाता है पार्शियल वैक्यूम। पार्शियल वैक्यूम, मैंने पार्शियल वर्ड क्यों लगाया है, पार्शियल वर्ड का मतलब इसलिए क्योंकि कुछ जगह तो भरी हुई है, पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है यहाँ पे। वैक्यूम तो वो जगह होती है जहाँ पे इवन एयर भी नहीं होती। यहाँ पे वाटर के अंदर अमोनिया गैस डिजोल्व होकर बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई कर रही है और उस एरिया को छोड़ के बाकी सारी जगह खाली है। तो जिसकी वजह से राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जहाँ पर भी पार्शियल वैक्यूम होता है उसका जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, लो। ये बात ध्यान रखना, अगर वैक्यूम होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर। ये डाउनवर्ड एरो लो प्रेशर को शो कर रहा है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ड्यू टू पार्शियल वैक्यूम, या फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि द होल अमोनिया गैस डिजॉल्व इन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वो सारी अमोनिया गैस किस में डिजॉल्व हो जाती है, वाटर के फ्यू ड्रॉप्स में डिजॉल्व हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस डिजॉल्वेशन या डिजॉल्विंग अमोनिया पार्शियल वैक्यूम क्रिएट इन राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या क्रिएट होता है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। तो पार्शियल वैक्यूम की वजह से जो प्रेशर इनसाइड द राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या वर्ड यूज किया, प्रेशर इनसाइड द राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे यहाँ पे बीकर लिया था, बीकर में क्या फिल किया था हमने, बीकर में हमने फिल किया था रेड लिटमस सॉल्यूशन। अब देखो जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, जो प्रेशर एयर लगाती है। तो ये जो वेसल है, जो बीकर है जिसमें हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन लिया है वो ओपन है,
वो ओपन है तो हर तरीके से एयर इस पर क्या लगा रही होगी, प्रेशर लगा रही होगी। जो चीज़ ओपन है वहाँ पे जब एयर का कांटेक्ट हो रहा है तो एयर वहाँ पे अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो हमें यहाँ से एक आइडिया लग गया क्योंकि ये ओपन है और यहाँ पे एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो आउटसाइड तो एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। मतलब इस रेड लिटमस सॉल्यूशन में एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन के बीकर में एयर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है। और राउंड बॉटम फ्लास्क में प्रेशर क्या है, कम। तो हमें पता है कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर फ्लो करती है तो इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, हमेशा। तो ऑलवेज कोई भी चीज़ अगर फ्लो करेगी तो हायर टू लोअर फ्लो करेगी। जैसे हीट है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, गर्म से कोल्ड की तरफ जाएगी। एनर्जी है, एनर्जी कोई भी है तो हायर से लोअर की तरफ। पानी है, पानी हमेशा देखा हाइट से, ऊंची हाइट से नीची हाइट की तरफ ही आएगा। तो कोई भी चीज़ अगर ट्रेवल कर रही है, ट्रांसफर होगी, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर कहाँ पर है, हायर प्रेशर है वेसल के अंदर, रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर। और जो लो प्रेशर है वो कहाँ पर है, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर इन रेड लिटमस सॉल्यूशन बीकर एंड ड्यू टू लो प्रेशर इन राउंड बॉटम फ्लास्क द रेड लिटमस सॉल्यूशन विल स्टार्ट रशिंग, कहाँ की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, हायर से लोअर की तरफ। तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो रेड लिटमस सॉल्यूशन इस जेट ट्यूब, जो हमने ट्यूब लगा रखी है जिसको हम जेट ट्यूब बोलते हैं, इस जेट ट्यूब के थ्रू रेड लिटमस सॉल्यूशन यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन रशेज अप, रशेज अप का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और रशेज का मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि हायर टू लोअर की तरफ मूव कर रहा है। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन रशेज अप फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और जैसे ही हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो ये जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो अमोनिया गैस जो वाटर में डिजोल्व हो चुकी है उसके कांटेक्ट में आएगा। तो जब भी अमोनिया गैस वाटर में डिजोल्व हो जाती है तो अमोनिया गैस विद वाटर क्या बना लेती है, NH4OH, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिक नेचर के लिए। तो जैसे ही अमोनिया गैस वाटर में डिजोल्व हो चुकी है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी। तो हमें पता है ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया दिस रेड लिटमस सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में। और आपको यहाँ पे ब्लू कलर का फाउंटेन दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा, ब्लू फाउंटेन। ये ब्लू कलर कहाँ से आया, द रेड लिटमस सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो हमें दूसरा रिजल्ट जो मिला फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से वो क्या है, दैट अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर। हाउ कैन वी सी दैट अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर, बिकॉज द रेड लिटमस सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द बीकर चेंजेस इनटू ब्लू फाउंटेन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर के फाउंटेन में। तो अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो यहाँ से हम हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन है डेट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये हमें कैसे पता चला था कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर जब अमोनिया गैस के फ्लास्क में पहुंचा तो सारी की सारी अमोनिया एक ही पॉइंट पे आके कलेक्ट हो गई, पूरा का फ्लास्क क्या हो गया, खाली हो गया, जिसकी वजह से पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो हमें पता चला कि अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और जैसे ही रेड लिटमस सॉल्यूशन हायर टू लोअर प्रेशर की वजह से जाएगा रशेज अप करके राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, तो रेड कलर का जो लिटमस सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन में। तो द अमोनिया गैस या एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, वाटर का मतलब एक्वस होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस टर्न रेड litmus solution into blue fountain, that is why we can say ammonia gas is basic in nature.